स्टूडेंट्स, बेटा आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो देखिए जो सेकंड चैप्टर है इसके अंदर हम सेकंड चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या बताया गया बेटा, जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। मेन इसकी हेडिंग क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो पृथ्वी किस प्रकार से बनी, इसका जन्म कैसे हुआ, इसका विकास, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं आज हम। इसमें हम यह पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति वो कैसे हुई, पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ। इसके अलावा हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। इसके अलावा हम स्थल मंडल और वायुमंडल के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको समझ में आ सके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करना। तो सबसे पहले तो देखिए बेटा, स्टार्टिंग क्या है, पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उससे संबंधित इसका सबसे पहला जो सिद्धांत था। तो देखिए हर चीज़ के क्या है अलग अलग पहलू होते हैं। हर कोई क्या है उसे अपने तरीके से बताने की कोशिश करता है। तो वही चीज़ पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी हुई। इससे रिलेटेड बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए, अपने अलग अलग विचार दिए। तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो विचार आता है वो किसकी तरफ से आता है, वो जर्मन दार्शनिक थे जिनका नाम क्या था, इनका नाम था इमैनुअल कांट इनका नाम था। इन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने अपना मत दिया था, अपना सिद्धांत दिया था। इसके अलावा इन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसके अंदर कुछ संशोधन किया गया। संशोधन किसने किया था, लाप्लेस। 1796 के अंदर लाप्लेस द्वारा उसके अंदर संशोधन किया गया। और जो संशोधन किया गया उसे क्या, निहारिका परिकल्पना यानी कि नेबुलर हाइपोथीसिस के नाम से जाना जाता है। अब देखो बेटा, जो निहारिका परिकल्पना है वो क्या है। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया था कि 1976 में लाप्लास ने इसका संशोधन किया जिसे निहारिका परिकल्पना कहा गया। इन्होंने क्या बताया कि जो ग्रहों का निर्माण है वो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ है। मतलब जो ग्रहों का निर्माण हुआ है, प्लैनेट्स का निर्माण कैसे हुआ है कि बहुत धीरे धीरे गति से क्या है, बादल घूम रहे हैं, पदार्थ घूम रहे हैं और वो उसके द्वारा क्या है, ग्रहों का निर्माण हुआ है। इसके बाद चैम्बरलेन और मोल्टन ने भी आए। उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य तारा है जो सूर्य के नज़दीक से गुजर रहा है। मतलब इसके बाद चैम्बरलिन और मोल्टन भी आए थे। इन्होंने भी क्या कहा कि ब्रह्मांड में एक और दूसरा तारा है जो सूरज के चारों तरफ, मतलब सूरज के पास से गुजर रहा है, घूम रहा है। इसके अलावा तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का, मतलब जैसे सिगार होती है ना बेटा, जैसे जो क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क जो होता है सिगार के, सूर्य की सतह से सिगार के आकार का कोई पदार्थ अलग होकर निकल गया। देखिए जैसे ये सिगार होती है ना, इस तरीके से ये सिगार की शेप ऐसी होती है, इसको हम क्वेश्चन मार्क भी बोल सकते हैं। तो ऐसी एक शेप क्या है उसके, किससे, कोई ऐसी एक शेप उससे अलग होकर दूर चली गई। और जब यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया, यानी कि जो ये शेप जब दूर चली गई तो क्या हुआ, वो चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। इससे क्या है, ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ग्रहों के निर्माण के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत दिए थे। अलग अलग मत के द्वारा क्या है ये बताया गया कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई। और इसके अलावा इसके बाद कौन कौन आए, देखिए सर जेम्स जीन्स भी आए थे, सर हेरोल्ड जेफरी भी आए थे। इन्होंने भी क्या है, इनके मत का समर्थन किया, इन्होंने भी यही बताया। इसके अलावा यद्यपि कुछ समय के बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे की, मतलब इसके बाद जो वैज्ञानिक आए, ज्योग्राफर आए, इन्होंने क्या बताया कि सूर्य के जैसा ही एक और तारा है, यानी कि वो उसका साथी तारा है। और इसे क्या नाम दिया गया, द्वैतारक सिद्धांत का नाम इसे दिया गया। और इसके अलावा ऑटो शिमिड, जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर, निहारिका परिकल्पना में इन्होंने क्या, कुछ संशोधन किया, कुछ परिवर्तन किया। उनके विचार से जो सूर्य है वो सौर निहारिका से घिरा हुआ था। इसके अंदर कौन कौन सी गैसें थी, हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण, ये सारे इसके अंदर मिक्स थे। और ये क्या, एक चपटी तश्तरी किया
इसके द्वारा एक तश्वी यानी प्लेट नुमा आकृति का निर्माण हुआ और इसके धीरे धीरे जब क्या है वो फैलने लगी, तो इसके द्वारा ही किसका, ग्रहों का निर्माण हुआ। मतलब जितने भी ग्रह हैं उसके अंदर क्या है, पृथ्वी भी आती है। तो ये तो क्या था बेटा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो पुराने मतलब शुरुआत में जो सबसे पहले जो सिद्धांत दिया गया था वो है। अब आधुनिक सिद्धांत देखिए, ये तो सबसे प्राथमिक सिद्धांत था। आधुनिक सिद्धांत में देखिए जो नया सिद्धांत आया, आधुनिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो आधुनिक सिद्धांत के अंदर, आधुनिक सिद्धांत सबसे पहले नाम किस, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो मान्यता मिली थी वो किस सिद्धांत को मिली थी, बिग बैंग सिद्धांत को। बिग बैंग एक थ्योरी है, बिग बैंग सिद्धांत को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई थी। तो और इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। ये किसका नाम है, बिग बैंग थ्योरी का ही नाम है। और 1920 में एडवर्ड हब्बल ने इसके बारे में बताया था। 1920 में एडवर्ड हब्बल, इन्होंने इसके बारे में, एडवर्ड हब्बल ने इसके बारे में बताया था। किसके बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में एडविन हब्बल ने इसके बारे में 1920 के अंदर बताया था। अब देखिए जो बिग बैंग सिद्धांत है वो क्या है बेटा, इसको ध्यान से सुनो, मैं इसके पॉइंट्स में आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले क्या हुआ बेटा, शुरू में सभी जो पदार्थ थे जिनसे ब्रह्मांड बना है वो छोटे छोटे परमाणु के रूप में या एक जगह इकट्ठे थे, जिनका आयतन जो था वो काफ़ी बहुत ही बारीक था और जो इनका टेम्परेचर था, तापमान था, बहुत अधिक था। तो इस प्रक्रिया से क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे गोले थे इनके अंदर बहुत भीषण विस्फोट हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिससे क्या वहाँ पे विस्फोट हो गया। और इस विस्फोट के 1 सेकंड के बाद ही क्या हुआ, ब्रह्मांड का विस्तार हो गया, यानी कि जो ब्रह्मांड था वो फैल गया। और ये घटना आज से कब घटित हुई थी, लगभग आज से 13.7 अरब वर्ष पहले। ये जो घटना है ये आज की घटना नहीं है, कब की है, ये लगभग आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। और बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान क्या हुआ था, जो तापमान था वो 4500 डिग्री केल्विन तक नीचे गिर गया था। मतलब जब बिग बैंग का जो ये निर्माण हुआ था तो उसके बाद जो टेम्परेचर था वहाँ का वो कितना नीचे मतलब चला गया, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन आ गया था। और इससे क्या हुआ, जो ब्रह्मांड है वो कैसा हो गया था, ट्रांसपेरेंट हो गया था, यानी कि पारदर्शी हो गया था। तो ये था बेटा इसी के ऊपर जो हायल था, हायल ने भी इसे क्या स्थिर अवस्था संकल्पना का नाम दिया था। इन्होंने भी इसके बारे में यही बताया था कि जो बिग बैंग सिद्धांत है उसके द्वारा क्या है, और ये इसको बहुत सारे वैज्ञानिक क्या इसके पक्ष में थे। तो ये देखिए बेटा ये डायग्राम है, ये बिग बैंग थ्योरी बताई गई है। ये देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म आकार के जो कण घूम रहे थे, पदार्थ थे, जो परमाणु थे, वो क्या है धीरे धीरे फैलने लगे, विस्तार इनका बढ़ने लगा। यहाँ पे और बढ़ गया, यहाँ पे फिर और ज़्यादा बढ़ गया। तो इस प्रकार से क्या इसके अंदर विस्फोट हो गया। टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हुआ तो विस्फोट होने की वजह से क्या किसका, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसे बिग बैंग थ्योरी का निर्माण का नाम दिया गया था। ये क्या था, बिग बैंग थ्योरी। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग है तारों का निर्माण। तारों का निर्माण देखिए किस प्रकार से हुआ था। तो जो तारे हैं, तारों का सबसे पहले हम आकाशगंगा के बारे में पढ़ते हैं। तो जो आकाशगंगा है वो क्या है, बहुत सारे तारों का एक समूह है। आकाशगंगा किसे कहा जाता है, इसका मतलब क्या है बेटा, असंख्य है, मतलब संख्या में बहुत अधिक, असंख्य की बहुत ज़्यादा तारे होते हैं। इसका मतलब पूरा एक ग्रुप होता है, तारों का एक ग्रुप होता है। और जो आकाशगंगाओं का निर्माण होता है इसके शुरुआत में क्या है, हाइड्रोजन गैस के द्वारा विशाल बादल से होता है। आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस के द्वारा होता है। और इस गैस के बादल को क्या कहा गया था, इस गैस के बादल को निहारिका का नाम दिया गया था। इसे नेबुला या निहारिका कहा, बहुत बड़ा विशाल बादल था और इसे निहारिका कहा गया। धीरे धीरे क्या हुआ, इस निहारिका से गैस के जो झुंड थे वो विकसित होने लगे और ये झुंड बढ़ते 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 क्या हुआ, एक बहुत बड़ा पिंड बन गया, जिनके द्वारा किसका, तारों का निर्माण हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि जो ये तारे हैं आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ था। तारों का निर्माण कब हुआ था, आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण हुआ था। तो ये था बेटा तारों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग की साइड चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा ग्रहों का निर्माण। ग्रहों के निर्माण में देखिए ग्रहों का निर्माण देखिए किस प्रकार से हुआ। तो ग्रहों के विकास की
जो अवस्थाएं बताई गई हैं उसमें सबसे फर्स्ट है जो तारे हैं निहारिका के अंदर गैस के मतलब झुंड के रूप में हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा क्या है ये गैस को धूल कणों को अपनी तरफ खींचते हैं। सेकेंड अवस्था क्या बताई गई है, जो गैस के जो बादल हैं उनका संघनन होता है और मतलब वो इकट्ठा होने लग जाते हैं और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ जो है छोटे गोलों के रूप में विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे ग्रह की शेप में क्या है, पिंड के रूप में क्या है, जो ग्रह फैल जाते हैं। और इन ग्रहों की सूची के अंदर देखिए बेटा, अब आगे हम पढ़ते हैं। तो था किसका, ग्रहों का निर्माण, और इसकी जो लास्ट अवस्था थी उसके अंदर क्या बताया गया है, अंतिम अवस्था में इन जो अनेक छोटे छोटे ग्रहाणु थे वो क्या है, उनको पर बहुत बड़े बड़े पिंड, मतलब पहले छोटे रूप में थे, उसके बाद क्या है धीरे धीरे इनका रूप, इनका आकार बढ़ने लग गया और वो बड़े पिंड के रूप में, बड़े ग्रह के रूप में बनने लग गए थे। आगे आता है बेटा सौर मंडल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सौर मंडल। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे सौर मंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। तो देखिए जो सौर मंडल है, हमारे सौर मंडल के अंदर कितने हैं, 8 ग्रह हैं। पहले क्या था बेटा, 9 ग्रह थे, तो इसके अंदर से प्लूटो को हटा दिया गया है, तो 8 ग्रह हैं। और निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है, यानी कि इसे पिता माना जाता है। और लगभग आज से 6 अरब वर्ष पहले हुई थी कि इसकी सौरमंडल का निर्माण हुआ था। और जो ग्रह हैं वो लगभग 4 से 5 अरब वर्ष पहले ग्रहों का निर्माण हुआ था। अब देखिए हमारे सौरमंडल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सूर्य जो खुद एक तारा है, इसके अलावा 8 ग्रह, 63 उपग्रह हैं, 63 उपग्रह, और बहुत सारे लाखों की संख्या में छोटे छोटे पिंड हैं, जिसमें क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है ये, और धूल कण है, और गैस है। ये सारी चीज़ें मिलकर किसका निर्माण करती हैं, सौरमंडल का निर्माण करती हैं। अब हमारे सौरमंडल के अंदर 8 ग्रह हैं, तो उसके अंदर इन्हें 2 भागों के अंदर बांटा गया है। जो 8 ग्रह हैं बेटा, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो क्या है इनर प्लैनेट, यानी कि इन्हें भीतरी ग्रह कहा जाता है, और एक आता है आउटर प्लैनेट, इन्हें बाहरी ग्रह कहा जाता है। तो जो भीतरी ग्रह हैं उसके अंदर कौन कौन सा आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह क्या कहलाते हैं, इनर प्लैनेट्स या भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित हैं। इसके अलावा जो 4 ग्रह हैं उसे आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है, पार्थिव ग्रह, या इन्हें जो पार्थिव ग्रह है वो तो किसे कहा गया है, इनर प्लैनेट्स को, और जो बाहरी ग्रह उन्हें जोवियल प्लैनेट कहा गया है। तो इस प्रकार से इन्हें जोवियन का नाम दिया गया है। जोवियन का अर्थ क्या होता है, मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बृहस्पति यानी कि बहुत बड़ा। तो बहुत जो विशाल जो बड़े बड़े ग्रह हैं वो किस में आते हैं बेटा, बाहरी ग्रह में आते हैं, और जो छोटे छोटे ग्रह हैं वो किस में आते हैं, भीतरी ग्रह के अंदर, इनर प्लैनेट जिन्हें कहा जाता है। अब इन दोनों के अंदर देखिए डिफरेंस क्या है, पार्थिव ग्रह में और जोवियन ग्रह में क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। जो पार्थिव ग्रह है इन्हें भीतरी ग्रह कहते हैं, जोवियन को बाहरी ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह है इसके अंदर सूर्य, ये सारे ग्रह के सूर्य के बहुत पास हैं, और यहाँ पर क्या है टेम्परेचर बहुत अधिक है। और जो जोवियन ग्रह हैं सूर्य से बहुत दूर हैं, और यहाँ पे इसलिए टेम्परेचर भी बहुत कम है। और जो सौर वायु जो ये पार्थिव ग्रह हैं सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, जिस कारण क्या है जो पार्थिव ग्रह थे वो ज़्यादा मात्रा में गैसें यहाँ से उड़ गई, और ये सूर्य से दूर थे, तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पर गैसें यहाँ से नहीं हट पाई। मतलब इसमें गैस ही गैस पाई जाती है और पार्थिव ग्रह में गैस नहीं होती है। पार्थिव ग्रह का आकार छोटा होता है और जोवियल ग्रह का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा इसके अंदर किसके रूप में आप इनके अंतर के रूप में या डिफरेंस के रूप में आप इसमें बता सकते हैं। तो आगे देखिए बेटा, अब है इसके अंदर प्लेटो के बारे में और पढ़ लेते हैं। देखिए प्लेटो के बारे में बताती हूँ मैं आपको। सौर मंडल में क्या था, पहले 9 ग्रह थे, तो 9 ग्रह के अंदर जो प्लूटो नामक जो ग्रह था उसे क्या है इसकी ग्रहों की सूची में से हटा दिया गया। कब हटाया था इसे, अगस्त 2006 के अंदर इसे हटा दिया गया था, और इसे किसमें, बोने ग्रह की सूची के अंदर इसे डाल दिया गया था। और इसके अलावा और भी ग्रह हैं बोने ग्रह के अंदर, और भी ग्रह जो इसके अंदर आते हैं, उसमें एक नाम और आता है 2003 UB313, ये इसका नाम है, ये भी किसमें आता है, बोने ग्रह के अंदर आता है। ओके बेटा, आगे देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए क्या है, ये इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस पाए गए हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है चंद्रमा। अब देखिए बेटा हम चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चांद आपको सभी को पता है, जो चांद है वो क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, वो कौन है, चांद है।
हमारी पृथ्वी किसके चक्कर काट रही है? पृथ्वी तो सूरज के चक्कर काट रही है, लेकिन जो चांद है वो किसके चक्कर काटता है? चांद पृथ्वी के चक्कर काटता है। तो जो जितने भी उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चक्कर काटते हैं। तो देखिए जो चंद्रमा है वो क्या है? पृथ्वी का एक अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। अब चांद का निर्माण देखिए किस प्रकार से बना था। चांद के बारे में जो सबसे पहले जो मत प्रस्तुत किए थे किसने किए थे? सर जॉर्ज डार्विन ने 1838 के अंदर किए थे। इन्होंने क्या बताया कि शुरू में पृथ्वी और चंद्रमा बहुत तेजी से घूम रहे थे, मतलब आपस में एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। तो इससे जब इसके बारे में पता, तो यह जो पूरा पिंड था वो एक डंबल के आकार का था। यानी कि डंबल कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि जो डंबल होता है वो बीच में से पतला होता है, इसके जो किनारे होते हैं वो मोटे होते हैं। किनारे से जो डंबल होता है जिससे पीटी करते हैं, तो डंबल के लिए क्या है, जब हम उसको हाथ में पकड़ते हैं तो बीच का हिस्सा क्या होता है? पतला होता है, उसके किनारे मोटे होते हैं। तो उसी तरीके से उसी आकृति के अंदर था। जब ये चक्कर काटता गया, क्या हुआ? चक्कर काटने की वजह जो उसका जो पतला हिस्सा था वो टूट गया, और टूटने की वजह से क्या है, वो एक हिस्सा तो क्या पृथ्वी बन गया और एक हिस्सा उसका चंद्रमा बन गया। तो ये उस समय की बात है, कब? 1838 के अंदर, जब सर जॉर्ज डार्विन ने इनको देखा था अपने दूरबीन के द्वारा, तब उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे मत आए थे कि किस प्रकार से चांद का निर्माण हुआ। और जो वर्तमान जो वैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं कि जो चांद की उत्पत्ति एक बहुत बड़ी टक्कर से हुई है। मतलब एक बहुत बड़ी कोई एक बहुत बड़ा पिंड था, वो क्या है, पृथ्वी से आकर टकराया, और पृथ्वी से टकराने की वजह से उसका एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया, और जो अलग हो गया उससे चांद का नाम दिया गया था। तो देखिए बेटा, जितने वैज्ञानिक आए थे सभी ने अपने अपने तरीके से इसके बारे में मत दिए थे, अपने अपने तरीके से विचार बताए थे। और इस टकराव से ये जो अंतरिक्ष में बिखर गया, और इसे ही क्या है, आगे चांद का नाम दिया गया था। तो इस जो टक्कर हुई थी इसे क्या है, बिग स्प्लैट का नाम दिया गया था। ये देखिए ये रहा बिग स्प्लैट, इस टक्कर को बिग स्प्लैट का नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से ये चांद के बारे में बताया गया कि चांद की जो उत्पत्ति थी वो किस प्रकार से हुई थी। तो ये था बेटा चांद के बारे में। जो चंद्रमा है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, उसका जन्म किस प्रकार से हुआ था, ये चंद्रमा के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी पृथ्वी का जो जन्म हुआ था। अब देखिए हम नेक्स्ट अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, उसका जन्म किस प्रकार से हुआ था। तो आप लोग क्या सोचते हैं बेटा, जितनी सुंदर पृथ्वी आज हमारी है, क्या पहले भी ऐसी थी? नहीं। शुरू में क्या थी बेटा, जो पृथ्वी थी वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थी और बिल्कुल वीरान थी। वीरान से मतलब क्या है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं था। जो पृथ्वी थी क्या, बहुत ज़्यादा इस पर चारों तरफ चट्टान ही चट्टान थी, गर्म थी, कोई इस पर ग्रीनरी नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था इसके ऊपर। चारों तरफ वीरान मतलब बिल्कुल खाली थी ये पृथ्वी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ, इसका जो वायुमंडल था वो विरल था, मतलब खाली था। इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो ही गैसें उस समय पृथ्वी के अंदर मौजूद थी। हाइड्रोजन और हीलियम, दो प्रकार की गैसें इसके अंदर मौजूद थी। इसके बाद देखिए क्या हुआ, आज की जो पृथ्वी है वो वायुमंडल से बहुत अलग थी। आज का मतलब जो उस समय का जो वायुमंडल था वो बहुत अलग था, और आज का वायुमंडल बिल्कुल अलग है। तो क्या है, कुछ ना कुछ देखिए क्रियाएं हुई होंगी, कुछ ना कुछ घटनाएं घटी होंगी, और तभी क्या हुआ, जो पृथ्वी आज क्या है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत ग्रह के अंदर परिवर्तित हो गई है। आज यहाँ पर पानी भी है, जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन भी है, वातावरण भी हमारे अनुकूल है, पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं। तो मतलब आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के ऊपर जीवन का विकास हुआ था, पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव हुआ था। और जो पृथ्वी की जो संरचना है वो कैसी है बेटा, परतदार है। जो पृथ्वी की जो संरचना हुई है वो परतदार है, इसके ऊपर परतें हैं, लेयर्स हैं, लेयर्स के द्वारा पृथ्वी का निर्माण हुआ है। जो पृथ्वी के बाहरी छोर है उसको क्या है, क्रोड़ का नाम दिया गया है। सबसे ऊपर की जो परत है उसे क्रोड़ का नाम दिया गया है। ये परत वाला जो टॉपिक है वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, उसके अंदर हम इसके बारे में अच्छे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये इस प्रकार से बेटा किसका, पृथ्वी का निर्माण हुआ था। अभी इसका अंदर सिर्फ क्या आपके जो छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं कि किस चीज़ का निर्माण किसके द्वारा हुआ था। आगे जो पूरी डिटेल है वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। एक तरह से आपका ट्रायल है, ये जो आपका भूमिका होती है उस टाइप का चल रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा स्थल मंडल का विकास। नेक्स्ट हेडिंग में क्या आएगा, जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनती है वो क्या है, नेक्स्ट हेडिंग स्थल मंडल। अब देखिए जो स्थल मंडल का विकास है वो किस प्रकार से हुआ था। अत्यधिक ताप के कारण जो पृथ्वी थी उसका आंतरिक रूप क्या है, वो द्रव अवस्था में रह गया,
और जो तापमान की अधिकता के कारण क्या है, जो भारी पदार्थ थे वो उससे अलग होने शुरू हो गए, मतलब जो भारी पदार्थ थे वो अलग हो गए, हल्के पदार्थ अलग हो गए। इस अलग होने की वजह से भारी पदार्थ जैसे जो लोहा था वो पृथ्वी के केंद्र में, जो भारी चीज़ें हैं वो क्या है नीचे बैठ जाती हैं, तो जो लोहा था वो तो कहाँ चला गया, पृथ्वी के केंद्र में, मतलब सेंटर में चला गया, और जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी के ऊपरी भाग की तरफ चले गए। जैसे जैसे समय बीतता गया क्या है, जो गर्म चीज़ थी वो ठंडी होने लग गई। अब ठंडी होने के बाद तो देखो बेटा हर चीज़ क्या होती है, ठोस रूप में आ जाती है, यानी कि जम जाती है। जैसे हम फ्रीजर के अंदर जब पानी रखते हैं तो पानी क्या होता है, जैसे जैसे ठंडा होता है वो क्या है, टेम्परेचर डाउन जाता है तो क्या होता है, वो बर्फ़ का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से जो लिक्विड था वो क्या है, ठोस के रूप में धीरे धीरे बहुत समय, मतलब ये नहीं है फ्रीजर की तरह उसके अंदर हमने रखा और 1 घंटे के अंदर क्या है वो जम गया, नहीं ऐसा नहीं है। कई मतलब हजारों साल लग गए थे उस लिक्विड को ठोस बनने के अंदर, मतलब धीरे धीरे क्या है ठंडा हुआ, उसको ठोस रूप में परिवर्तित हो गया। और लास्ट में क्या हुआ, जो उसका ऊपर की जो सतह थी पृथ्वी की, जो ऊपर का जो भूपर पट्टी जिसे कहा जाता है, उसका निर्माण हुआ, यानी कि जो लिक्विड था वो क्या है जम गया, और उसके द्वारा किसका, भूपर पट्टी का, पृथ्वी स्थल मंडल का निर्माण हुआ। जो पृथ्वी का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसका निर्माण हुआ। जो हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने की प्रक्रिया थी उसे क्या कहा गया था, उसे विभेदन का नाम दिया गया था। इस प्रक्रिया को किसका नाम दिया गया था, इस प्रक्रिया को विभेदन का नाम दिया गया था, जिसके द्वारा क्या हुआ था, जो पृथ्वी के अंदर जो हल्के पदार्थ थे वो अलग हो गए थे, और जो भारी पदार्थ थे वो अलग हो गए थे। भारी पदार्थ केंद्र में चले गए और जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर आ गए, और इसकी वजह से क्या है, जो टेम्परेचर कम होने की वजह से, मतलब ठंड होने की वजह से वो क्या चीज़, वो जो लिक्विड था वो धीरे धीरे ठोस में बदल गया, और ठोस में बदलने के बाद क्या है, इसका किसका, स्थल मंडल का विकास हुआ, इसके ऊपरी परत का विकास हुआ। तो ये था बेटा स्थल मंडल का विकास किस प्रकार से हुआ था। आगे देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायुमंडल और जलमंडल। अब हम देखते हैं वायुमंडल और जलमंडल का विकास किस प्रकार से हुआ। तो पहले हम वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, फिर जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो वायुमंडल के द्वारा देखिए, पृथ्वी के जो वर्तमान वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 गैसें सबसे अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन आप लोगों को पता होगा बेटा 78%, और ऑक्सीजन है 21%, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा जो मात्रा है इन दोनों गैसों की पाई जाती हैं। शुरू में क्या था, वायुमंडल में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी 2 गैसें थी, अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, सिर्फ 2 गैसें थी शुरू में, आज से लगभग 460 करोड़ साल पहले। कौन कौन सी थी, हाइड्रोजन और हीलियम, HH, दोनों HH से हैं, ऐसे ध्यान रखना। शुरुआत में जब पृथ्वी सुंदर नहीं थी, बिल्कुल वीरान थी, उस समय सिर्फ 2 गैसें थी, कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन आज वर्तमान के अंदर हमारी पृथ्वी के ऊपर कौन कौन सी गैसें हैं, आज वर्तमान में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है कि शुरुआत में पृथ्वी पर कौन सी गैसें थी और वर्तमान में कौन सी गैसें हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, जो सौर पवन था उसके कारण धीरे धीरे गैस क्या हो गई, दूर चली गई, और पृथ्वी के ठंडे होने की वजह से विभेदन की प्रक्रिया हुई। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट, विभेदन की प्रक्रिया हुई, और पृथ्वी की जो आंतरिक जो भाग थे उसके अंदर से बहुत सारी गैसें बाहर की तरफ निकली, और इसी के द्वारा क्या है, जो गैसें बाहर निकली उसी के द्वारा क्या हुआ, वायुमंडल का निर्माण हुआ। और वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस धरती पर आई, इसे ही क्या कहा गया, गैस उत्सर्जन का नाम दिया गया। इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया, गैस उत्सर्जन, यानी कि जब पृथ्वी के अंदर से जब गैस बाहर की तरफ निकल कर आई तो उसके द्वारा किसका निर्माण हुआ, उसके द्वारा वायुमंडल का निर्माण हुआ, वायुमंडल तैयार हुआ, ठीक है। ये था बेटा वायुमंडल, ये वायुमंडल की सबसे पहली अवस्था मानी गई थी, ठीक है। आगे देखिए, जो मैंने आपको अभी बताया गैस उत्सर्जन, देखिए ये इस प्रक्रिया को, ये ना, इसे गैस उत्सर्जन का नाम दिया गया, जिसके अंदर क्या, पृथ्वी के भीतरी भाग की जो गैसें थी वो कहाँ गई, धरती के ऊपर आ गई, और इसे गैस उत्सर्जन का नाम दिया गया। अब इसके बाद देखिए जलमंडल का निर्माण कैसे हुआ। अब पृथ्वी जो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो उसका जो जलवाष्प था उनका भी क्या संघनन होना शुरू हो गया, मतलब जो जल के कण थे, भाप के कण थे, उनका क्या संघनन होता है, इकट्ठा होने शुरू हो गए। और वायुमंडल में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वर्षा के पानी में घुलने से जो तापमान था उसके अंदर बहुत अधिक गिरावट आ गई, और इससे क्या है, अधिक संघनन और अधिक वर्षा हुई। और जो ये वर्षा की वजह से क्या है, वर्षा का जो पानी था पृथ्वी की गर्त, मतलब गड्ढों के अंदर भर गया, इकट्ठा होने लगा। इससे क्या है, बड़े बड़े महासागरों का निर्माण हुआ, और जो पृथ्वी की उत्पत्ति
उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ साल के अंदर किसका निर्माण हुआ? महासागरों का निर्माण होने लगा था, यानी कि किसका? जलमंडल का विकास होने लगा था। किसका विकास हुआ बेटा? जलमंडल का विकास हुआ। आगे देखिए, इसी के अंदर मिक्स करके बता रखा है बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड की वर्षा के पानी के तापमान घुलने से क्या है, बहुत अधिक गिरावट आ गई और उसके द्वारा क्या है, बहुत अधिक पानी धरती के ऊपर आया और पानी जिससे क्या है, वो जो पानी था वो क्या है, गड्ढों के अंदर भर गया। इससे बड़े बड़े किसका? बड़े बड़े महासागरों का निर्माण हुआ। पृथ्वी के ऊपर जो बड़े बड़े महासागर है उनका निर्माण हुआ था। आगे देखिए, लास्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर जीवन की उत्पत्ति। अब देखिए, जो जीवन की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई थी। तो इसके अंदर देखिए बेटा, लास्ट टॉपिक है हमारा जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति के अंदर देखिए, हम देखते हैं जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति में देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम जो चरण था वो जीवन की उत्पत्ति थी। और तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब इसमें क्या है, जीवन, जो मानव जीवन है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो पृथ्वी का जो आरंभिक जो वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था, क्योंकि उस समय कौन सी गैसें थी? हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी, जो इंसान के जीवन के लिए संभव नहीं थी। तो आजकल जो आधुनिक वैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति को एक रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं, जिससे पहले क्या है, जटिल जैव यानी कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, उनका सम्मोहन हुआ, मतलब वो इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने की वजह से क्या हुआ कि जो निर्जीव पदार्थ थे उनको वो जीवित पदार्थ के अंदर परिवर्तित हो गए। जो मतलब निर्जीव वस्तुएं थी उनके अंदर जीवन आ गया, और हमारे ग्रह के ऊपर जीवन के चिन्ह जो अलग अलग समय की चट्टानों के द्वारा पता लगते हैं। मतलब चट्टानों के अंदर जो जीवाश्म पाए गए हैं उसके द्वारा क्या है, अलग अलग समय के अंदर किस प्रकार से जीवन का निर्माण हुआ। ये नहीं है सबसे पहले मानव ही आ गया था, पहले छोटे छोटे जीव जंतु आए थे। अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा क्या है बेटा, किसका? मानव जीवन का विकास हुआ। तो लगभग आज से 300 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी की शैलों के अंदर सूक्ष्मदर्शी संरचना या शैवाल के रूप में पाए गए थे, और उनके द्वारा ही क्या है, जीवन की कल्पना की जा सकती है कि सबसे पहले इन्हीं के अंदर जीवन आया होगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके क्या है, ये सारी प्रक्रियाएं एक कोश के जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का जो सार है वो क्या है, मतलब एक क्रम के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये नहीं है सबसे पहले इंसान ही आया है, एक क्रम के अकॉर्डिंग पहले रेंगने वाले पशु आए, फिर उसके अंदर जो पानी में रहने वाले जीव जंतु उनका निर्माण हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें आई, और लास्ट में क्या है, मानव जीवन का यानी कि पृथ्वी के ऊपर जीवन का विकास हुआ, पृथ्वी पे जीवन संभव हुआ। तो ये सारा चैप्टर बेटा मैंने आपको कोशिश करके आपको इजी लैंग्वेज के अंदर समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।